हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास फिफ्थ में विज्ञान में जो आज का हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे पौधों में प्रजनन। जो हमारे पौधे होते हैं उनमें प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, देखिए जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो संतान है वो कैसे वृद्धि करती है, कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे उनका विकास होता है, इसके बारे में हम समझेंगे बच्चों और पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, पौधों के लिए जो अनुकूल है केवल संपूर्ण संसार में एक ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें केवल पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, केवल पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पौधे वृद्धि और विकास करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा डेली प्रतिदिन क्या होता है, बहुत सारे जो पौधे होते हैं, पौधों को पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन खाया जाता है और उनको नष्ट किया जाता है। ठीक है, जब उसको खाया जाता है, नष्ट किया जाता है, तो जो पौधे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इस पृथ्वी पर कम होते चले जाते हैं। तो लेकिन ऑक्सीजन के लिए, जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, जब पौधे सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे हमारी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जो वातावरण है वो तभी क्या होगा, शुद्ध होगा। जो हमारा पोल्यूशन होगा, जो भी प्रदूषण पृथ्वी पर फैला रहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर ही हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, तो देखिए पौधों में जो प्रजनन होता है वो पत्तियों, जड़ों और तनों द्वारा होता है। कैसे होता है पौधों में प्रजनन? पौधों में प्रजनन कैसे होता है? देखिए, एक तो पत्तियों द्वारा होता है और जड़ों द्वारा होता है और तनों द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो कुछ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं, और कुछ जो हमारे पौधे होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जड़ों द्वारा प्रजनन करते हैं, और कुछ पौधे कैसे करते हैं, तनों द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ज़्यादातर क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनमें क्या आता है, जो अधिकांश हमारे पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या आता है, पुष्प पाए जाते हैं, और उन पुष्प के द्वारा क्या बनता है, फल बनता है, और उन फल के अंदर क्या बनते हैं, हमारे बीज बनते चले जाते हैं। किसके अंदर बनते चले जाते हैं बच्चों? फल के अंदर, जो हम फल खाते हैं। और फिर उन्हीं जो बीजों से हमें क्या मिलते हैं, उन्हीं बीजों से हमारे पौधे बनते हैं। और देखिए, जब हम किसी भी खेत में बीजों को बोया जाता है, ठीक है, और तो उस खेत में क्या करते हैं, बीजों को हम बखेरते हैं, उन बीजों को बोते हैं। तो जितने भी हम बीज बोते हैं वो सारे ही बीज उगते नहीं हैं। ठीक है, उनमें से कुछ बीजों को क्या किया जाता है, कुछ बीज होते हैं पशु या और पक्षियों द्वारा खा लिया जाता है, कुछ बीज क्या हो जाते हैं, कुचल जाते हैं। और देखिए कुछ बीज जो होते हैं वो हवा में, वायु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो कुछ बीज ही क्या होते हैं, कुछ बीज हमारी उस पर जो जहाँ पर भी हम बोते हैं, कुछ बीज क्या होते हैं, उगते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम आगे देखेंगे बीजों का प्रकीर्णन। हम आगे पे क्या पढ़ेंगे बच्चों? बीजों का प्रकीर्णन, इसको हम समझेंगे। देखिए, बीजों का प्रकीर्णन, तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए बीजों का जो प्रकीर्णन होता है कैसे होता है। देखिए, जो हमारे कुछ बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, वायु में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और कुछ बीज किसके द्वारा खाए जाते हैं, जो हमारे जो भी पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनके द्वारा निगल लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, उनके मल के द्वारा वो अलग अलग खेतों में या अलग अलग स्थानों पर वो पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर वो उनका क्या होता है, वो प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और देखिए
इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु द्वारा प्रकीर्णन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों वायु द्वारा प्रकीर्णन। वायु द्वारा प्रकीर्णन। देखिए वायु द्वारा प्रकीर्णन हमारा कौन कौन से बीज का होता है। एक तो होता है हमारा, देखिए कुकुरोंदा, एक कुकुरोंदा होता है और कपास होता है, ठीक है। एक तो होता है कुकुरोंदा, एक होता है कपास। देखिए ये जो हमारे होते हैं, ये जो हमारे बीज होते हैं कपास के, कुकुरोंदे के जो बीज होते हैं, इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, ठीक है। और उनके जो चारों तरफ बाल पाए जाते हैं, और एक तो ये हल्के होते हैं और इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो कि आसानी से किस में, वायु में गमन कर सकते हैं, वायु में उड़ जाते हैं और उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं देखिए, और देखिए जो ये इनके चारों तरफ जो बाल से निकले होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुकुरोंदे में और कपास में क्या करते हैं, ये वायु में उड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये वायु के द्वारा प्रकीर्णन आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारे बीज कैसे होते हैं, जब बहुत तेज़ आंधी चलती है, हवा चलती है, ठीक है, और जैसे झाड़ियाँ होती हैं उनके बीज होते हैं, ठीक है, जो भी फसलें होती हैं उनके बीज होते हैं, कहाँ पर होते हैं, पृथ्वी पर, भूमि पर गिरे हुए हो रहते हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर लेते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चले जाते हैं उड़ करके, और फिर वहीं पर क्या होता है, वो उग जाते हैं अलग अलग जगह पर। आपने देखा होगा हमारे खेतों में न चाहते हुए भी बहुत सारी जो घास होती हैं, ठीक है, घास फूस क्या हो जाते हैं, वो उग जाते हैं। क्यों वे पौधे क्यों उग जाते हैं, क्योंकि उनके बीजों का क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या हम जैसे जो भी खेत होता है, किसी दूसरे खेत से उस खेत में वो बीज क्या आ जाते हैं और फिर वहीं पर क्या होते हैं, उग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जल द्वारा प्रकीर्णन। देखिए जल द्वारा प्रकीर्णन किस किस का होता है, देखिए जल द्वारा, नेक्स्ट है हमारा आगे जल द्वारा प्रकीर्णन। तो इसको हम देखिए समझेंगे किस किस का होता है जल द्वारा प्रकीर्णन। जैसे कमल का पौधा होता है, और क्या होता है हमारा, नारियल का पौधा होता है। ये क्या होता है, इनका क्या होता है, जल द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। देखिए आपने देखा होगा जैसे कमल का पौधा होता है, तो वो क्या होता है, एक स्थान से, जैसे एक स्थान से जब जल बहता है, जब जल में ये उगा हुआ होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कमल का पौधा क्या हो जाता है, जल के साथ बह जाता है और फिर वहीं पर वो वृद्धि करने लगता है। और जैसे आपने नारियल का पौधा देखा होगा, किसका पौधा, नारियल का पौधा, ज़्यादातर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं नारियल के जो पौधे होते हैं। जैसे केरल, गोवा, जो ये क्या है, समुद्र के तटीय क्षेत्र में है ये, ठीक है, तटीय क्षेत्र हैं ये जो स्टेट है केरल और गोवा, वहाँ पर ये अक्सर कौन से पौधे पाए जाते हैं, नारियल के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब समुद्र की तेज़ लहरें आती हैं तब क्या होता है, ये जो नारियल के पौधे होते हैं ये गिर जाते हैं और गिर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और कैसे पहुंचते हैं, बह करके पहुंचते हैं। देखिए नारियल का जो तना होता है वो उस तरह होता है, फुसफुसा सा होता है, और वो पानी में आसानी से डूबता नहीं है, आसानी से बह जाता है और बह करके दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर ही क्या होता है, उसकी वृद्धि करने लग जाता है और वहीं पर वो उगने लगता है। तो ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। और देखिए आगे पशुओं द्वारा प्रकीर्णन। देखिए पशु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होते हैं, इसको हम देखेंगे। पशुओं द्वारा प्रकीर्णन, पशुओं द्वारा प्रकीर्णन, इसको हम समझेंगे। देखिए कैसे होता है। देखिए पशुओं द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है, आपने देखा होगा। देखिए
जैसे कुछ पशु होते हैं या पक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं, गूदेदार जो हमारे फल होते हैं उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अमरूद खा जाते हैं, ठीक है, अमरूद खा जाते हैं, या कुछ अनाज खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं बच्चों, ये अनाज खा जाते हैं। कौन खाते हैं, ये पशु या पक्षी खा जाते हैं। और उसको क्या करते हैं, ये साबत ही उसको निगल जाते हैं। जब उसको साबत ही निगल जाते हैं, क्या होता है फिर, इनके बीज ऐसे ही ऐसे बिल्कुल जैसे ही खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के उनके मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और वहीं पर गिर करके क्या हो जाते हैं, जिस भूमि पर वो गिरते हैं वहीं पर वो उगने लगते हैं और अच्छे से वो अंकुरित होकर जमने लगते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर है आगे विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन। विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन, विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन, इसको हम समझेंगे बच्चों अच्छे से। विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन किन किन का होता है, सैम, मटर, मिल्कवीड तथा पोस्त। सैम, मटर, सैम, मटर, मिल्कवीड तथा पोस्त, पोस्त आदि। ठीक है, देखिए विस्फोट द्वारा जो प्रकीर्णन होता है किस किस का होता है, सैम, मटर, मिल्कवीड तथा पोस्त का जैसे पौधों का जो ये क्या होते हैं, इनके जो फल होते हैं पकने के बाद फटकर खुल जाते हैं, जिससे बीज सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। यह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन। देखिए जैसे सैम, मटर, मिल्कवीड तथा पोस्त, ये जो बच्चों ये जो पौधे होते हैं, सैम के, मटर के, मिल्कवीड और पोस्त, क्या होता है, ये जो फल होते हैं ये क्या होते हैं, ये पककर ये कैसे हो जाते हैं, फट जाते हैं, और फट करके ये बीज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहीं पर क्या हो जाता है, फिर ये अंकुरित होकर जमने लगते हैं, फिर ये उगाते हैं वहीं पर इनके पौधे बन जाते हैं। ठीक है, वहीं पर इनके क्या बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। और देखिए इनके जब ये फटकर एकदम ये फटते हैं बहुत तेज़ी से, सैम, मटर, मिल्कवीड तथा पोस्त के जो फल होते हैं, इनके बीज चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं, और चारों दिशाओं में बिखर करके जहाँ जिस भूमि पर भी ये पहुँचते हैं वहीं पर क्या होता है, अंकुरित होकर जमने लगते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए कायिक प्रजनन, तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे कायिक प्रजनन। अभी तक जो हम प्रजनन पढ़ रहे थे वो किसके द्वारा पढ़ रहे थे बच्चों, वो पढ़ रहे थे बीजों के द्वारा प्रजनन कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझा। अब हम पढ़ेंगे कायिक द्वारा प्रजनन। कायिक का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, काया के द्वारा। ठीक है, उनकी शरीर के द्वारा प्रजनन, कायिक प्रजनन। क्या पढ़ेंगे, कायिक प्रजनन। देखिए कायिक प्रजनन, देखिए वे पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं अपने शरीर के अंगों जैसे तनों, जड़ों और पत्तियों या बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं। देखिए किस किस से करते हैं वो, तनों, जड़ों, पत्तियों, तनों, जड़ों तथा पत्तियों। किसके द्वारा प्रजनन करते हैं, तनों, जड़ों तथा पत्तियों के द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम कायिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जैसे तने होते हैं, अगर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए बच्चों जड़ों द्वारा प्रजनन। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जड़ों द्वारा प्रजनन, जड़ों द्वारा प्रजनन किस किस का होता है।
देखिए इसको हम पढ़ेंगे। देखिए शकरकंद, गाजर, डहेलिया, शलजम। शकरकंद, गाजर, डहेलिया और शलजम आदि। देखिए जड़ों द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस किस का होता है? जैसे शकरकंद का, गाजर का, डहेलिया का, शलजम का। ये जो पौधे होते हैं इनका कैसे होता है? जड़ों द्वारा प्रजनन होता है। इनकी जड़ों को क्या किया जाता है? बोया जाता है ज़मीन में, ठीक है। जो भूमि होती है पृथ्वी में, भूमि में बोया जाता है और तब ये जड़ों द्वारा इनका क्या होता है? प्रजनन होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे, देखिए तनों द्वारा प्रजनन। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तनों द्वारा प्रजनन। तनों द्वारा प्रजनन। तो देखिए तनों द्वारा प्रजनन हम देखिए किस किस का होता है? गुलाब, कोलियस, गुड़हल और मनी प्लांट, ठीक है। गुलाब, कोलियस, गुड़हल, मनी प्लांट, ठीक है। और किसका होता है? देखिए गन्ना, इसका भी किसका होता है? तने द्वारा ही प्रजनन होता है। और देखिए पॉपुलर, ठीक है। देखिए तनों द्वारा किस किस का प्रजनन होता है? गुलाब का, कोलियस का, गुड़हल, मनी प्लांट, गन्ना, पॉपुलर। तो प्यारे बच्चों देखिए तने द्वारा ये जो अलग अलग पौधे पाए जाते हैं इनका जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तने द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा क्षेत्र है ये, यहाँ पर क्या पाया जाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है, आपने देखा होगा। तो जब हम गन्ना बोते हैं तो गन्ने के बच्चों हम बीज नहीं बोते हैं, ठीक है। जैसे गन्ना होता है तो गन्ने के हम उसको एक बड़े गन्ने को किसमें 4-5 भागों में क्या करते हैं? उसको काटते हैं और काट करके उनका हम कलम तैयार करते हैं। उसमें कलम तैयार करके काट करके फिर कहाँ पर बोते हैं? देखिए उनको काट करके कहाँ पर बोते हैं? सीधे पृथ्वी में बो दिया जाता है, ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर बो दिया जाता है। फिर उनकी जो उनमें छोटी छोटी गन्ने पर क्या होती हैं? आँख होती हैं, उनको क्या, जिनको आँख बोलते हैं, फिर वो जमती हैं और पृथ्वी से भूमि से बाहर निकल के उनका एक बड़ा पौधा फिर से दूसरा गन्ना तैयार हो जाता है। और देखिए गुलाब, कोलियस, गुड़हल, मनी प्लांट या पॉपुलर, इनका क्या होता है? कलम। इनके जो तना होता है उसको काट करके क्या करते हैं? छोटी छोटी कलम बनाते हैं और उन कलम को क्या जाता है? ज़मीन के अंदर बोया जाता है और फिर उनसे क्या बनता है? हमारा पौधा बनता है, ठीक है। तो इनका आपको समझ में आया होगा। अब देखिए भूमिगत तनों द्वारा, जो भूमि के अंदर तने बोए जाते हैं। भूमिगत तनों द्वारा, तनों द्वारा प्रजनन, ठीक है। भूमिगत तनों द्वारा किस किस का प्रजनन होता है? ये हम देंगे, जैसे अदरक होता है, आलू होता है, ठीक है। देखिए किस किस का होता है? आलू, अदरक आदि। तो बच्चों इनका जो प्रजनन होता है कैसे होता है? देखिए जो आलू होता है, देखिए आलू देखा होगा, आलू जो होता है एक तना होता है, उसमें छोटी छोटी क्या होती हैं? कलियाँ निकलती हैं। और जैसे ही अदरक होता है, अदरक भी क्या होता है बच्चों? एक तना होता है, उसमें उनके नीचे छोटी छोटी कलियाँ निकलती हैं, ठीक है। और वह कली क्या होती हैं? जैसे आलू को भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और जिसको हम, और अदरक को भी मिट्टी के अंदर क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। और दबाने के बाद क्या होता है? उनके आलू के तने के अंदर छोटी छोटी कलियाँ होती हैं और अदरक के जो तना होता है उसके अंदर क्या होती हैं? छोटी छोटी कलियाँ होती हैं और फिर वो भूमि से बाहर निकल जाती हैं और फिर इस तरह से
से ये जो पौधे होते हैं इनका प्रजनन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ेंगे पत्तियों द्वारा प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? पत्तियों द्वारा प्रजनन। पत्तियों द्वारा प्रजनन, इसको हम समझेंगे। देखिए पत्तियों द्वारा प्रजनन कौन से पौधे का होता है? ब्रायोफाइलम। ठीक है, किसका होता है? ब्रायोफाइलम। देखिए ब्रायोफाइलम। देखिए ब्रायोफाइलम का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, और इनकी क्या होता है, पत्ती के किनारों पर, चारों तरफ क्या होता है, किनारों पर क्या होती हैं, छोटी छोटी कलियां होती हैं। और फिर जैसे ही उनको नम मिट्टी में डाला जाता है, किसमें? नम मिट्टी में हम डालते हैं, तो वहीं पर ही वो गिर करके वहीं पर उसमें डालने पर क्या हो जाती हैं, वो जमने लगती हैं। ठीक है, उगने लगती हैं। क्या हो जाती है? वो उगने लगती हैं, और फिर वो करके क्या होता है, एक नया पौधा बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए बीजाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं द्वारा प्रजनन। किस किस का होता है? देखिए जैसे फर्न और फफूंद होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। फर्न और क्या होता है? देखिए फर्न और फफूंद। ठीक है, देखिए ये पुष्प नहीं होते हैं, जो ये फफूंद होती है, आपने देखा होगा जैसे ब्रेड होता है, ठीक है, उन पर क्या होता है? फफूंद लग जाती है। ठीक है, तो उन पर क्या होते हैं? ये पुष्प नहीं होते हैं। इनका जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ आए होंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अब हम पढ़ेंगे फसलें। देखिए जो फसलें होती हैं वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं, और जो हमारी फसलें होती हैं, अच्छी फसल के लिए हमें किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, कब हमें उसको सींचा जाना चाहिए, ठीक है, और कब हमें उनको खाद देना चाहिए। देखिए अच्छी फसलों के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए हमें जो भी फसल हम बो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी मृदा होनी चाहिए। और देखिए अच्छे, अगर कोई भी हम बीज बो रहे हैं, ठीक है, किसी भी फसल के अगर हम मृदा में बीज बोते हैं, तब उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए। जब अच्छी किस्म के बीज होंगे, जैसे गेहूं है, हमें गेहूं उगाना है तो गेहूं के अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए। जब अच्छी किस्म के बीज होंगे तब क्या होगी? अच्छी फसल हमारी उगेगी। और देखिए जो हमारी मृदा होती है, मृदा में हमें उचित प्रकार से क्या करना चाहिए? खाद मिलाना चाहिए। तो उसके लिए मृदा के लिए जो सबसे अच्छा खाद माना जाता है वो किसका माना जाता है? जो पशुओं का क्या होता है? गोबर होता है, उसकी जो खाद होती है, पुरानी खाद होती है, उसको हम क्या करते हैं? मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी में मिलाने के बाद उसको अच्छे से क्या की जाती है? उसकी जुताई की जाती है, और तब हम क्या करते हैं? किसी भी फसल को उसमें बोते हैं, जिससे फसल एक अच्छी फसल उगती है। और देखिए बच्चों हमारा इसमें और क्या होना चाहिए? और देखिए उसको सही मात्रा में हमें सही टाइम पर क्या करना चाहिए? फसल को सींचा जाना चाहिए। और देखिए एक सही ऋतु का होना ज़रूरी है। जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी में कौन सी फसल अच्छी उगती है, तो हमें वो फसल हमें बोनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारी फसलें होती हैं बच्चों, कितने होती हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी फसलें? खाद्य फसलें होती हैं, गेहूँ, चावल और मक्का। ठीक है,
और फिर नंबर 2 है हमारी रेशेदार फसलें। देखिए रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं हमारी, वो होती हैं पटसन या सन। जो पटसन होती है वो क्या होती है, रेशेदार फसल होती है। फिर नंबर 3 हमारा होता है, नंबर 3 तेल उत्पन्न करने वाली फसलें। तो देखिए तेल उत्पन्न करने वाली फसलें हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे मूंगफली है, सरसों है, तो इनसे हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। ठीक है। और देखिए फिर हम नीचे पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु की फसलें। देखिए जो गर्मी के दिनों में जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनको देखिए क्या बोला जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु में हमारी फसलें उगाई जाती हैं उनको बोला जाता है खरीफ की फसलें। क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें। क्या बोलते हैं बच्चों, खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें हमारी कौन कौन सी होती है, देखिए मक्का, ज्वार, चावल, बाजरा, जौ, दालें, पटसन, मूंगफली। तो प्यारे बच्चों ये जो होती है, ये सारी जो फसलें होती हैं हमारी कौन सी होती हैं, ये खरीफ की फसलें होती हैं जो हमारी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। और देखिए ग्रीष्म ऋतु में और कौन सी फसल हमारी उगाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कद्दू होता है, लौकी होता है, ठीक है, तोरई होती हैं। ये बेल वाली जो फसलें होती हैं, ठीक है, जो लता वाली फसलें होती हैं, इनको कब उगाते हैं हम, इन फसलों को हम ग्रीष्म ऋतु में ही उगाई जाती हैं ये फसलें। और इनका जो टाइम होता है देखिए 2-2.5 महीने में ये आराम से उग जाती हैं। ठीक है, और वे हमें सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। और देखिए आगे देखिए फिर है हमारी शीत ऋतु की फसलें। देखिए जो हमारी शीत ऋतु की फसलें होती हैं इनको क्या बोला जाता है, रबी की फसलें बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, रबी की फसलें। तो रबी की फसलें हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, मटर, ठीक है, आदि। ये कौन सी फसलें होती हैं, ये हमारी रबी की फसलें होती हैं जो शीत ऋतु में, सर्दी के दिनों में हमारी उगाई जाती हैं। और देखिए कुछ फसलें और होती हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा उगाते हैं सर्दियों में। कौन कौन सी होती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, फूल गोभी, मटर, सेम। ये कब उगाई जाती हैं, सर्दियों में अच्छी तरह से उगने वाली सब्जियां हैं। ठीक है, जो गाजर होती हैं, मूली, शलजम, फूल गोभी, मटर, सेम, ये सारी जो हमारी सब्जियां होती हैं ये कब उगाते हैं बच्चों, हम इन सब्जियों को सर्दी के दिनों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फसलें हैं। ये फसलें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे देखते हैं। अब आगे समझेंगे हम फसलों की सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए। ठीक है, देखिए जब हम अच्छी तरह से फसलें उगाते हैं तो उनकी सुरक्षा भी क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। उनकी सुरक्षा करना भी, तभी हमें फसल प्राप्त होती है। ठीक है, तभी हम उन फसलों का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। देखिए आगे समझेंगे बच्चों। देखिए फसलों की सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा। देखिए जो हमारी फसलों की सुरक्षा होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक तो कोई भी जो हमारी फसल लहलाती है खेत में, तो उसके खेत के चारों तरफ हम क्या करते हैं, कांटे वाले तारों की तारबंदी करते हैं, जिससे जो जंगलों में जो पशु होते हैं वो उन खेतों के अंदर नहीं आ सके, जिससे जो फसल जो हम फसल उगाते हैं उस फसल को वो नुकसान ना पहुंचा सकें। और क्या करना होता है हमें बच्चों, और देखिए आगे देखेंगे। और देखिए जो हमारी फसलें होती हैं उनको कीट से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए उन पर क्या करते हैं, समय समय पर, टाइम पर हम क्या करते हैं, उन पर कीटों जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनका छिड़काव करते हैं, उनका स्प्रे करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, देखिए फसलों की सुरक्षा के लिए, जैसे जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं जिसको हम खरपतवार बोलते हैं। तो खरपतवार, एक अच्छी फसल उगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खरपतवार को हटा देना चाहिए, जिससे जो हम फसल उगाते हैं उन फसलों को पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो उनको मिल सकें, जिससे एक अच्छी फसल हमारी उगा सकते हैं। और देखिए फिर हम जब फसल तैयार होती है तो फसल तैयार होने के बाद कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको काट करके हम कहाँ डालते हैं, खेत में कुछ टाइम के लिए डाल देते हैं। एक तो उन्हें हमें वर्षा से बचाना होता है, नमी से बचाना होता है, ठीक है, और दूसरे जानवरों से बचाना होता है।
ठीक है, आंधी तूफान उनसे भी हमें बचाना होता है। तो ये हमारी फसलों की सुरक्षा है। तो फसलों की जो सुरक्षा है हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं कुछ ज़रूरी बात इसमें नोट करा रहा हूँ, तो सारे बच्चे इनको अच्छे से लर्न करेंगे। देखिए, इसका जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बीज एक नए शिशु पादप को उत्पन्न या अंकुरित करता है। देखिए, जो हमारा अंकुरण होता है वह क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई एक बीज एक नए शिशु पादप को, एक नए शिशु पौधे को क्या करता है, उत्पन्न या अंकुरित करता है। और अंकुरित होने के बाद क्या होता है, फिर एक नया पौधा तैयार होता है। और देखिए, इससे आगे वाला पॉइंट है, मृदा को जल की सही मात्रा के साथ सही समय पर सींचा जाना चाहिए। जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के लिए उस फसल की जो मृदा होती है उसको सही समय पर हमें बीच बीच में क्या करता है, बीच बीच में हमें सिंचाई उसकी करनी चाहिए। ठीक है। और देखिए आगे है, टिड्डी इल्ली जिसको हम लार्वा बोलते हैं, जैसे हानिकारक कीटों से फसलों को बचाने के लिए उन पर कीटनाशक छिड़कते रहना चाहिए। देखिए, जब हम फसल उगाते हैं तो उन फसलों पर क्या होता है, कभी कभी कुछ बीमारियां लग जाती हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उनका छिड़काव करते हैं या स्प्रे करते हैं, जिससे वे जो फसल है अच्छे से हम उनको उगा सकते हैं। तो देखिए, फिर आगे वाला पॉइंट है, पौधे या तो बीजों के द्वारा या पादप भागों जैसे पत्तियों, तनों, जड़ों आदि के द्वारा प्रजनन करते हैं। देखिए, मैंने आपको चैप्टर में समझाया भी था कि जो पौधे होते हैं, पौधे किसके द्वारा प्रजनन करते हैं। देखिए, बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, पादप के द्वारा प्रजनन करते हैं, और किसके द्वारा प्रजनन करते हैं, देखिए पत्तियों के द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो इन पॉइंट्स को सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारा जो ये चैप्टर है पौधों में प्रजनन, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा आगे वाला चैप्टर होगा उसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।